कार के अंदर रुद्र था और वो भी एक लड़की के साथ। दोनों एक दूसरे की बाहों में थे और एक दूसरे को बेतहाशा किस कर रहे थे। मीरा को सिर्फ रुद्र का चेहरा दिखाई दिया, लेकिन उस लड़की का मुंह दूसरी तरफ होने की वजह से मीरा उसे देख नहीं पाई। मीरा ने जब रुद्र को ऐसे देखा तो उसने तेजी से दूसरी तरफ मुंह कर लिया। रुद्र ने भी मीरा को वहां खड़े देख लिया था। वो अचानक बौखलाकर बाहर निकलने लगा, पर मीरा की वजह से रास्ता ब्लॉक हो गया था, इसलिए वो वहाँ से निकलकर मीरा तक पहुँच ही नहीं पाया। वो दोबारा से गाड़ी में बैठा और जल्दी से गाड़ी स्टार्ट कर उसे रिवर्स में ले लिया। मीरा ने जैसे ही देखा कि गाड़ी रिवर्स में चली गई है तो वो जल्दी से अपनी कार में बैठ गई और इससे पहले कि रुद्र गाड़ी पार्क करके उससे कुछ बोलने आता, वो वहाँ से निकल गई। रुद्र को उस हाल में देखकर वो बस चुपचाप हो गई थी, जैसे उसे कोई सदमा लग गया हो। वो जैसे तैसे गाड़ी चलाकर घर पहुंची। इधर रुद्र मीरा को देखकर आग बबूला हो गया था। उसके गाड़ी से बाहर निकलने से पहले ही मीरा को गाड़ी लेकर भागते देख उसे और ज़्यादा गुस्सा आ गया था। तभी उसके साथ वाली लड़की बोली, क्या हुआ बेबी? रुद्र ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, अरे वो पागल लड़की, उसने हमें साथ देख लिया है। कहीं वो मेरे डैड को हमारे बारे में कुछ बता ना दे। पर वो यहाँ कर क्या रही थी? उसे हमारी ही गाड़ी मिली थी चेकिंग करने के लिए। एक तो घर पर इसी की वजह से मूड ख़राब था तो मैं यहाँ आया, और इसीलिए तो मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था ताकि मेरा मूड भी फ्रेश हो जाए। पर यहाँ तो उल्टा ही हो गया। अब फिर से इसी की वजह से मेरा मूड ख़राब हो गया। चीखते हुए ही रुद्र ने ज़ोर से अपना हाथ गाड़ी के स्टीयरिंग पर दे मारा। ये देखकर वो लड़की उसके और करीब आते हुए बोली, मूड मत ख़राब करो रुद्र, कुछ नहीं होगा। आओ मैं तुम्हारा मूड फिर से बना देती हूँ। रुद्र ने उसे खुद से दूर करते हुए कहा, नहीं, मुझे जाना होगा, मुझे देखना होगा उसने कहीं पापा को कुछ बता ना दिया हो। उसे इतनी टेंशन में आते देखकर वो लड़की बोली, चले जाना, पर जो काम अधूरा है उसे तो पूरा कर लो। बेबी चलो ना प्लीज़। कहते हुए वो लड़की रुद्र के चेहरे पर अपनी उंगली घुमाने लगी। रुद्र ने उसका हाथ हटाया और गुस्से में कार स्टार्ट कर वहाँ से निकल गया। इधर मीरा घर पहुँचते ही गार्डन के झूले में जाकर चुपचाप बैठ गई थी, पर उसकी कार की आवाज़ सुनकर राजवीर जी और गायत्री जी दोनों ही बाहर आ गए। उन्होंने आते ही पूछा, अरे मीरा, यहाँ क्यों बैठी हो? चलो, खाना नहीं खाना क्या? मीरा ने उन्हें देखकर हंसते हुए कहा, नहीं पापा, मुझे ना वॉमिटिंग जैसा हो रहा है तो मैं कुछ देर खुले में बैठना चाहती हूँ, प्लीज़। राजवीर जी और गायत्री जी ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर बोले, ठीक है बेटा, थोड़ी देर हवा में बैठो, जी हल्का लगेगा, फिर बाद में खा लेना। हाँ माँ पापा, आप लोग खा लो, मैं बाद में खा लूँगी अगर अच्छा लगेगा तो, और आप लोग खाना खाकर सो जाइएगा, मैं भी बाद में सो जाऊँगी। राजवीर जी ने मीरा के सर पर हाथ रखकर कहा, ध्यान रखना बेटा, और फिर दोनों ही अंदर चले गए। मीरा चुपचाप वहीं बैठी हुई थी। उसके सामने रह रहकर वही सीन बार बार आ रहा था जो कुछ देर पहले उसने देखा था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो रुद्र था, इसलिए वो वहीं छुपकर रुद्र के आने का वेट करने लगी। इंतज़ार करते हुए वो सोच रही थी, वो कुछ भी करे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं क्यों उसके बारे में सोच रही हूँ? वो चाहे किसी भी लड़की के साथ क्यों ना हो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? वो किसी के भी साथ रहे, मुझे क्या करना है? नहीं नहीं, मुझे तो सिर्फ ये देखकर शौक़ लगा कि रुद्र ऐसा भी कर सकता है, बस, बाकी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता उससे। सच्ची, ये सब सोचते हुए वो खुद को ही मना रही थी। फिर कुछ देर चुपचाप बैठी और अचानक से फिर बड़बड़ाने लगी। छी, कैसे वो लड़की को किस कर रहा था? उसकी हिम्मत कैसे हुई? वो उसके इतने करीब था। वो दोनों अभी क्या कर रहे होंगे? यही सोचते हुए उसने एक झलक हवेली की पार्किंग की तरफ देखा। रुद्र अभी तक नहीं आया था। मीरा का मन इस वक्त बहुत बेचैन था। वो कुछ सोचते हुए फिर से खुद से बोली, नहीं, मुझसे तो बस उसे लड़ना है, और दूसरी लड़कियों को कैसे कैसे, और ये मुझे क्या हो रहा है? मैं क्यों नहीं बर्दाश्त कर पा रही हूँ रुद्र की इन हरकतों को? ये सोचते हुए ना जाने क्यों उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वो गार्डन में नीचे ही बैठ गई। बैठे बैठे भी उसका ध्यान सिर्फ हवेली की पार्किंग पर ही था। वो कुछ और सोचती उससे पहले ही उसे रुद्र की कार के हॉर्न की आवाज़ आई। वो हड़बड़ाती हुई जल्दी से उठकर दरवाजे की ओर भागी और उसने देखा कि एक गाड़ी हवेली के सामने आकर रुकी। उसमें से रुद्र बाहर निकला, पर उसकी हालत बहुत ख़राब थी। वो इधर उधर लुढ़क रहा था। मीरा ने मन में सोचा, इसने शराब भी पी रखी है, पर यह तो कभी शराब पीता ही नहीं था। मीरा जल्दी से बाहर की तरफ भागी। उसने देखा कि वो गाड़ी उसके घर के कुछ दूरी पर ही खड़ी थी।
पर अचानक से वहाँ एक और कार आकर रुकी, जिसमें से एक लड़का बाहर आया और जिस गाड़ी से रुद्र आया था उसमें से एक लड़की बाहर निकली। दोनों बाहर निकलकर हंसते हुए एक दूसरे के गले से लग गए। मीरा उन्हें देखकर चौंक गई और अपनी दीवार के सहारे खड़े होकर चुपचाप उनकी बातें सुनने लगी। उस लड़के ने उससे पूछा, मुर्गा फंसा क्या? तो वो लड़की बोली, मुर्गा तो कब का फंस चुका था, पर आज उसे थोड़ा माल निकलवाना था, इसलिए उसे थोड़ी दारू पिलानी पड़ी। नाटक कर रहा था, नहीं पीऊँगा नहीं पीऊँगा, कभी पी नहीं है मैंने, और भी ना जाने क्या क्या बड़बड़ कर रहा था। पर मेरे हुस्न के जादू से आज तक कोई बच पाया है क्या, जो आज ये बच जाता? तो बस थोड़ा सा जादू चलाया और उससे थोड़ा बहुत माल निकलवा लिया। उसकी ये बातें सुनकर उस लड़के ने कहा, वाह मेरी रानी, तू तो है ही कमाल। ये कहते हुए वो दोनों दूसरी कार में बैठ गए और वहाँ से चले गए। मीरा दीवार के पीछे से बाहर आते हुए सोचने लगी, कैसे कैसे लोग होते हैं इस दुनिया में। छी, ऐसे लोग तो इंसानियत के नाम पर कलंक हैं, कलंक। फिर उसने सोचा, अच्छा जाने दो इसे, सबसे पहले तो रुद्र को संभालना होगा। पहली बार पी है तो कहीं उसे हैंगओवर ना हो गया हो। वो जल्दी से हवेली के अंदर गई तो उसने देखा कि गार्ड ने रुद्र की गाड़ी अंदर पार्क कर दी है और रुद्र गार्ड की जगह पर बैठकर तारे गिन रहा है। वो रुद्र के पास आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर गार्ड भी जल्दी से वहां आ गया और बोला, देखो ना बेटी, सर की गाड़ी कोई लड़की लेकर आई और मुझे चाबी देते हुए बोली पार्क कर दो, और ये सर भी ऐसे लड़खड़ा रहे हैं, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मीरा ने कुछ सोचते हुए कहा, देखो काका, सबसे पहले तो आप ये बात किसी को मत बताना। ठीक है, मैं कुछ सोचती हूँ, गार्ड ने कहा। जी मैम। मीरा जल्दी से रुद्र के पास वापस आई, पर रुद्र ऊपर देखते हुए ज़ोर ज़ोर से तारे गिन रहा था। 1 2 3। मीरा ने उसे हाथ लगाया और बोली, रुद्र। रुद्र ने मीरा को सामने देखा तो वो बौखला गया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, दूर हट जाओ, दूर हो जाओ, तुम मेरे पास मत आना। कहते हुए वो जाकर एक दीवार के सहारे खड़ा हो गया। मीरा उसे चुप कराने लगी, पर वो चुप ही नहीं हो रहा था। वो तो चुप नहीं हुआ, पर उसकी चीख सुनकर अधिराज जी ज़रूर बाहर आ गए। मीरा और गार्ड दोनों उन्हें बाहर देखकर बुरी तरह से घबरा गए और सोचने लगे, अब क्या होगा। अधिराज जी बाहर आए तो मीरा उन्हें गेट की ही तरफ आते देखकर घबरा गई। तभी उसे एक आइडिया आया। उसने जल्दी से गार्ड से कहा, काका आप एक काम करो, अंकल से जाकर पूछो कि क्या हुआ। अगर वो कुछ पूछते हैं तो उन्हें कह देना कि वो बाहर कोई आदमी पीकर चिल्ला रहा था तो मैंने उसे भगा दिया। और रुद्र के बारे में पूछें तो कहना कि रुद्र सर की गाड़ी तो इधर ही खड़ी है, वो तो कब के अपने कमरे में चले गए हैं। ठीक है, गार्ड ने कहा और कहकर जल्दी से अधिराज जी की तरफ भागा और मीरा रुद्र को पकड़े हुई उसका मुंह बंद करके साइड में खड़ी हो गई। गार्ड ने जाकर अधिराज जी से पूछा, क्या हुआ सिंघानिया जी? अधिराज जी बोले, अरे वो मैंने किसी की आवाज़ सुनी, अभी कोई ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, मुझे तो लगा जैसे रुद्र की आवाज़ है। कैसी बात कर रहे हैं सिंघानिया जी आप? रुद्र सर की गाड़ी तो पार्किंग में खड़ी है, वो तो कब के आ गए थे और अंदर भी चले गए, गार्ड ने कहा। तो अधिराज जी ने फिर से पूछा, तो मैंने आवाज़ किसकी सुनी? अरे वो तो कोई पिया हुआ आदमी था, रास्ते पर चिल्ला रहा था, पर आप चिंता मत कीजिए, मैंने उसे भगा दिया है, वो तो चला भी गया होगा अब तक। अधिराज जी ने कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है, लेकिन तुम ध्यान रखना कहीं कोई अंदर ना घुस जाए। अधिराज जी ने एक नज़र पूरे पार्क में दौड़ाई, पर उन्हें कोई नहीं दिखाई दिया। तभी गार्ड ने कहा, जी सिंघानिया जी, मैं ध्यान रखूँगा। ये सुनकर अधिराज जी भी घर के अंदर की तरफ चले गए। गार्ड जल्दी से भागते हुए बाहर खड़ी मीरा के पास आया। मीरा अब भी रुद्र को पकड़े हुए ही खड़ी थी। गार्ड को देखते ही मीरा ने पूछा, क्या हुआ काका? देखो, मैंने सिंघानिया जी से तो कह दिया है कि रुद्र सर अपने रूम में चले गए हैं। ये सुनकर सिंघानिया जी अंदर भी चले गए, पर मुझे शक है कि कहीं वो जाकर रुद्र सर का कमरा ना चेक करें, गार्ड ने घबराते हुए कहा। तो मीरा सोचते हुए बोली, हो सकता है। आप एक काम कीजिए, आप यहीं रुकिए, मैं रुद्र को एक चोर जगह से ऊपर लेकर जाती हूँ, जहाँ से मैं बचपन में चोरी छुपे भागा करती थी। मीरा की यह बात सुनकर गार्ड मुस्कुरा दिया। तभी मीरा फिर से बोली, ओके काका, मैं रुद्र को अंदर पहुँचा कर आती हूँ। हाँ बेटा, ठीक से जाना, गार्ड ने कहा। इसी बीच रुद्र ने कुछ बोलना चाहा तो मीरा ने उसे चुप कराते हुए कहा, चुप रहो, वरना तुम्हारे पापा ने अगर तुम्हें इस हालत में देख लिया ना तो तुम्हारी तो पिटाई पक्की है आज। तुम होती कौन हो मुझ पर ऑर्डर चलाने वाली? रुद्र ने मीरा के पास आते हुए कहा। एक पल को मीरा सोचने लगी, रुद्र अभी होश में नहीं है,
इसलिए ये बहकी बहकी बातें कर रहा है, इसे जल्दी से ऊपर लेकर जाना होगा। ये सोचते हुए मीरा ने अपना स्कार्फ निकाला और रुद्र के मुंह पर बांध दिया। रुद्र अब भी बोल रहा था, लेकिन अब उसकी आवाज़ बाहर तक नहीं आ रही थी। अब मीरा रुद्र का हाथ पकड़कर जल्दी से चोर दरवाजे की तरफ भागी। मीरा के लिए रुद्र को ऐसी हालत में संभालना काफ़ी मुश्किल हो रहा था, पर फिर मीरा ने सोचा अगर अंकल ने इसे ऐसी हालत में देख लिया तो हो सकता है इसकी वाट लग जाए। ये सोचकर मीरा रुद्र को साथ लेकर चोर दरवाजे के अंदर चली गई और स्टोर रूम में जा पहुंची, क्योंकि उसमें कोई सामान नहीं रखा था, इसलिए वहां का दरवाज़ा अंदर से हमेशा खुला ही रहता था। पर स्टोर रूम का ये चोर रास्ता सिर्फ उन्हीं लोगों को पता था जो इसमें रहते थे। स्टोर रूम में से उसने झांक कर बाहर देखा तो उसे आगे पीछे कोई नहीं दिखा। मीरा जल्दी से रुद्र को लेकर ऊपर की सीढ़ियों की तरफ भागी। जैसे तैसे वो लोग ऊपर तो पहुंचे, पर तभी ऊपर के 4-5 रूम्स को देखकर मीरा को याद आया कि उसे तो ये पता ही नहीं है कि इनमें से रुद्र का रूम कौन सा है। रुद्र ने गुस्से में अपने रूम की तरफ उंगली कर दी। मीरा बोली, थैंक्स, अब चलो। ये कहते हुए मीरा ने जल्दी से रुद्र को अंदर की तरफ खींचा और रूम का दरवाज़ा बंद कर दिया। रूम के अंदर आते ही मीरा ने जल्दी से वहाँ रखा पानी का गिलास उठा लिया और पानी पीने लगी। पानी पीने के बाद मीरा भगवान को थैंक्स करते हुए बोली, थैंक गॉड भगवान जी, आज तो आपने बचा ही लिया। फिर उसने रुद्र की तरफ देखा जो ज़ोर ज़ोर से अपने मुंह पर बंधे उसके स्कार्फ को खोलने की कोशिश कर रहा था। मीरा उसे देखकर हंसने लगी और फिर उसने रुद्र के पास जाकर उसके मुंह पर बंधा हुआ अपना स्कार्फ खोल दिया। उसने जैसे ही वो बंधा हुआ स्कार्फ हटाया, रुद्र हाँफने लगा और हाँफते हुए ही पानी मांगने लगा। मीरा ने देखा कि वहाँ सिर्फ एक ही गिलास था जिसमें अभी अभी उसने पानी पिया था। पहले तो मीरा ने सोचा इस गिलास में से पानी दूं या नहीं, लेकिन रुद्र की हालत ख़राब होते देख मीरा ने जल्दी से उसे उस वाले की गिलास से पानी दे दिया। रुद्र ने जल्दी से पानी पिया और आंखें बंद करते ही वो जैसे ही नीचे की साइड गिरने को हुआ, तभी मीरा ने जल्दी से उसे संभाल लिया। मीरा उसे संभालते हुए बेड तक ले गई। फिर उसने धीरे से रुद्र को वहीं लेटा दिया और खुद भी बेड की साइड में बैठ गई। लेटते ही रुद्र की आंखें बंद हो गई और वो गहरी नींद में सो गया। मीरा की नज़र ना चाहते हुए भी रुद्र के मासूम से चेहरे पर ही अटक सी गई थी। उसने अपने मन में कहा, कितनी मासूमियत भरी है इसमें, सोते हुए तो कितना प्यारा भी लग रहा है, पर जब गुस्सा करता है तब तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। यही सोचते हुए ही अचानक से मीरा को रुद्र और उस लड़की का चेहरा याद आ गया और इन प्यार भरे ख्यालों से बाहर निकलकर मीरा एक झटके में रुद्र के पास से हट गई। उसने जल्दी से उसे वहाँ पड़ा ब्लैंकेट उड़ा दिया और जल्दी से रुद्र के रूम से बाहर निकल गई। मीरा उसी चोर रास्ते से छुपते छुपाते वापस अपने घर जाने के लिए गेट पर पहुंची तो गार्ड ने पूछा, क्या हुआ बिटिया, सब ठीक तो है ना? हाँ काका, सब ठीक है, मैंने रुद्र को उसके कमरे में छोड़ दिया है। चलो बहुत ही बढ़िया, और हाँ थैंक यू बेटा, तुमने हमारी नौकरी बचा ली। गार्ड की बात सुनकर मीरा ने कहा, इसमें आपकी नौकरी को क्या होता, रुद्र ने शराब पी है तो सज़ा भी उसे ही मिलती। ऐसी बात नहीं है बेटी। तभी गार्ड की बात बीच में ही काटते हुए मीरा ने कहा, काका मुझे ना बड़ी ज़ोर से नींद आ रही है, मुझे घर जाना है, तो मैं आपसे कल बात करूं? हाँ ठीक है बेटी, जाओ। मीरा ने हंसते हुए कहा बाय और सीधे अपने रूम में पहुंच गई। मीरा को ना जाने क्या हुआ और वो अपने कमरे में पहुंचकर फिर से रोने लगी और रोते रोते ही वो कब सो गई उसे खुद भी पता नहीं चला। इधर सुबह 5 बजे उठने वाला रुद्र जब सुबह के 9 बजे तक भी नीचे नहीं आया तो सब परेशान हो गए। अधिराज जी नाश्ते के टेबल पर नमन से बोले, जाओ बेटा देख कर आओ कि रुद्र अभी तक उठा क्यों नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मैं देख कर आया था पापा, पर वो अभी तक सोया हुआ है। मुझे लग रहा है शायद कल देर रात तक उसने काम किया होगा, इसीलिए वो अभी तक सोया है। नमन की बात सुनकर अधिराज जी ने कहा, चलो कोई बात नहीं, आराम करने दो उसे। हाँ पापा, वो जब उठेगा तब आ जाएगा ऑफिस। फिर सभी ने रुद्र के बिना ही ब्रेकफास्ट कर लिया और उसके बाद सब अपने अपने काम में लग गए। इधर फ़ोन की लगातार बज रही रिंगटोन की आवाज़ से रुद्र की नींद खुली। वो उठकर बैठा, पर उठते ही उसका सिर घूमने लगा और उसे सर में बहुत तेज़ दर्द होने लगा। उसने अपना सिर ज़ोर से पकड़ लिया और थोड़ी देर वहीं अपने बेड पर बैठा रहा। उसे पता ही नहीं चल रहा था आखिरकार उसे हुआ क्या है। उसने वहीं पास में रखा हुआ पानी पिया और उठकर सीधे वॉशरूम में चला गया। फ्रेश होने के बाद उसे थोड़ा अच्छा लगा। वो बाहर आया और वहाँ रखी एक चेयर पर बैठकर कल रात के बारे में सोचने लगा। तभी उसे याद आया कि कल कैसे उस लड़की ने जानबूझकर उसे शराब पिला दी थी और वह नशे की हालत में उस लड़की के साथ क्या करने लगा था। उसे एक एक करके बीती हुई रात के सारे मंजर याद आने लगे।
इसी बीच उसे ये भी याद आया कि मीरा ने भी तो कल उन दोनों को साथ में देख लिया था। रुद्र इस ख्याल से ही उठ खड़ा हुआ और सोचने लगा, कहीं उसने पापा को कुछ बता तो नहीं दिया होगा। वो डरते हुए जल्दी से तैयार होकर नीचे आया तो अधिराज जी उसे देखते ही बोले, गुड मॉर्निंग बेटा। रुद्र ने जब अधिराज जी को खुश देखा तो वो खुद से बोला, लगता है मीरा ने अभी तक पापा को कुछ नहीं बताया है। यही सोचते हुए रुद्र नीचे आया और सबके सामने खुद की गलती एक्सेप्ट करते हुए बोला, सॉरी, वो रात को ज़्यादा देर तक काम करने की वजह से मुझे आज उठने में लेट हो गया है। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें भी तो रेस्ट की ज़रूरत है ना, चलो ब्रेकफास्ट कर लो। अधिराज जी ने कहा तो रुद्र ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ गया और अधिराज जी को ध्यान से देखने लगा। अधिराज जी बहुत खुश लग रहे थे। उनको इतना खुश देखकर रुद्र ये तो समझ ही गया था कि उन्हें कल रात के बारे में कुछ नहीं पता। रुद्र ने जल्दी से नाश्ता किया और अपने काम के लिए निकल गया। वहीं कल रात वाला गार्ड गेट पर रुद्र का इंतज़ार कर रहा था। वो रुद्र से कुछ पूछना चाह रहा था, पर रुद्र अपनी ही धुन में ऑफिस के लिए निकल गया। ऑफिस पहुंचते ही रुद्र ने सबसे पहले उस लड़की को फ़ोन किया जिसने कल उसे ज़बरदस्ती ड्रिंक कराई थी। कॉल पिक होते ही रुद्र ने इधर से चीखते हुए कहा, मैंने आज तक कभी शराब को हाथ भी नहीं लगाया था और तुमने मुझे शराब पिला दी। क्यों किया तुमने ऐसा? इससे पहले कि वो लड़की अपनी सफाई दे पाती उससे पहले ही रुद्र बोला, नाउ ब्रेकअप, अब तुम अपने रास्ते और मैं अपने बाय। उस लड़की की बिना कोई बात सुने रुद्र ने फ़ोन कट कर दिया। फिर वो अपना दिमाग शांत करते हुए मीरा को उसके पापा तक पहुंचने से रोकने के बारे में सोचने लगा। मेरे पास तो उसका नंबर भी नहीं है, कैसे रोकूं मैं उसे? रुद्र ने इधर से उधर घूमते हुए खुद से कहा। इधर मीरा भी ज़्यादा देर तक जागते रहने की वजह से देर से उठी। उठते ही उसे सबसे पहले रुद्र का ही ख्याल आया, अब वो कैसा होगा, उसका हैंगओवर भी सही हुआ होगा या नहीं। हे भगवान, अब मैं कैसे पता लगाऊं? मेरे पास तो उसका नंबर भी नहीं है। मीरा यही सोच रही थी कि तभी उसे एक अननोन नंबर से कॉल आई। मीरा ने जल्दी से कॉल पिक की तो सामने से आवाज़ आई, हेलो मिस मीरा खुराना। हाँ बोल रही हूँ, मैं रुद्र बोल रहा हूँ। रुद्र की आवाज़ सुनते ही मीरा खुशी के मारे फ़ोन लेकर ही कूदने लगी, लेकिन दूसरे ही पल उसने अपनी एक्साइटमेंट छुपाते हुए कहा, हाँ बोलिए। रुद्र बोला, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या हम कहीं बाहर मिल सकते हैं? मीरा मन ही मन में सोचने लगी, ये और लड़कों जैसा भले ही ना हो, भले ही ये गुस्सा करता हो, पर ये ईमानदार है और भरोसे के लायक भी। उसने ये सोचते हुए ही कहा, हाँ मिल सकते हैं, 1 घंटे बाद कॉफ़ी शॉप पर। ठीक है, मीरा ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा और दोनों ने बाय बोलकर फ़ोन कट कर दिया। वैसे तो मीरा रुद्र से खूब चिढ़ती थी, लेकिन आज रुद्र के फ़ोन करके उसे इनविटेशन देने से वो ऐसे खुश हो रही थी कि जैसे रुद्र ने उसे डेट पर बुलाया हो। रुद्र अपने ऑफिस के कलीग से बोला, थैंक यू पापा से मीरा का नंबर मांग कर देने के लिए। ऑफिस कलीग ने रुद्र को वेलकम कहा और उसके केबिन से बाहर चला गया। उसके जाते ही रुद्र मन में बोला, दुश्मन से कॉफ़ी शॉप पर बात कैसे की जाती है, पता नहीं क्या ही होगा अब। यही सोचते हुए रुद्र कॉफ़ी शॉप के लिए निकल गया। वहीं अपने घर पर मीरा ऐसे तैयार हो रही थी जैसे ही रुद्र के साथ उसकी पहली डेट हो। उसने ब्लैक जीन्स के साथ रेड कलर का टॉप पहना और बालों को खुला छोड़कर वो जल्दी से कॉफ़ी शॉप के लिए निकल गई। गायत्री जी को मीरा ने पहले ही बोल दिया था कि वो अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रही है। थोड़ी ही देर में मीरा कॉफ़ी शॉप में पहुंच गई। उसने देखा कि रुद्र पहले से ही वहां आ चुका था और इधर उधर चक्कर लगा रहा था। मीरा उसके पास पहुंची और बोली, बताओ क्या काम है? रुद्र ने मीरा को देखते ही गुस्से में उसे ज़ोर से पकड़ा और एक जगह पर दीवार के सहारे खड़ा करते हुए कहा, समझती क्या हो तुम खुद को? हाँ, क्यों आई थी तुम यहाँ और क्या ज़रूरत थी तुम्हें मेरे गाड़ी में ताक झांक करने की? बोलो। इस वक्त मीरा दीवार के सहारे खड़ी थी और रुद्र उसे पकड़े हुए उसके एकदम पास में खड़ा था। इसलिए मीरा उससे कुछ नहीं बोल सकी, क्योंकि गुस्से में ही सही पर इस समय रुद्र उसके एकदम करीब खड़ा था और इतनी करीबी मामले में दिल का सामान्य से ज़्यादा धड़कना तो बनता ही है। इस वक्त मीरा का पूरा ध्यान रुद्र की आंखों की तरफ था। वो एकटक उसे देखे जा रही थी कि तभी मीरा को शांत देखकर रुद्र भी शांत हो गया और वो भी मीरा की ओर गौर से देखने लगा। देखते ही देखते रुद्र भी मीरा में खो गया। दोनों अपने आप ही एक दूसरे में खोए थे कि तभी एक लड़की वहां आई और बोली, है रुद्र, आर यू लिसनिंग मी? उस लड़की की आवाज़ से उन दोनों को होश आया तो रुद्र ने जल्दी से मीरा को छोड़ दिया और कहा, प्लीज़ मेरी उस लड़की के साथ वाली बात किसी को मत बताना, नहीं तो मेरे घर में हंगामा हो जाएगा। ओके, नहीं बताऊंगी, मीरा ने कहा और इससे पहले कि मीरा आगे कुछ बोल पाती रुद्र थैंक यू बोलकर उस दूसरी लड़की के साथ वहां से चला गया।
रुद्र को वहाँ से जाता देख मीरा मन ही मन में गुस्से में बोली, बस इतनी सी बात के लिए इसने मुझे यहाँ बुलाया और खुद एक नई लड़की के साथ घूमने चला गया। रुद्र को उस लड़की के साथ देखकर मीरा को ना जाने क्यों जलन सी होने लगी थी। वो भी रुद्र के साथ जाना चाहती थी, इसलिए मीरा ने उसका पीछा करने का मन बना लिया। लेकिन इससे पहले कि वो रुद्र के पीछे जा पाती, मीरा को एक लड़के की आवाज़ आई, है मीरा। रुद्र को दूसरी लड़की के साथ जाता हुआ देखकर मीरा को एक अजीब सी बेचैनी होने लगी थी, जिसे वो इस समय समझ नहीं पा रही थी। तभी ना चाहते हुए भी मीरा ने अपनी नज़रें रुद्र से हटाकर पीछे मुड़ते हुए उसको पुकार रही आवाज़ की ओर देखा। मीरा, आप यहाँ? मीरा के पीछे मुड़ते ही सिद्धार्थ ने कहा। तो मीरा ने भी सिद्धार्थ की ओर देखकर जवाब में कहा, अरे सिद्धार्थ, आप यहाँ? आप बार बार मुझे आप बोलकर शर्मिंदा मत कीजिए, तुम ही कहिए ना, इस तुम में अपनी वाली फीलिंग आती है, सिद्धार्थ ने कहा। तो मीरा बोली, अच्छा ठीक है तुम, वैसे भी तुम मुझे तुम कहकर ही बुलाओ तो सही रहेगा। ठीक है, सिद्धार्थ ने हंसते हुए कहा। ये हुई ना बात, वैसे तुम यहाँ? मीरा के सवाल पर सिद्धार्थ ने कहा, अरे यार, हमारा तो बिजनेस ही ऐसा है और बिजनेसमैन तो होते ही भटकती आत्मा की तरह हैं, कहीं भी भटकते हुए मिल जाएंगे। हाँ वो तो है, कहते हुए मीरा हंसने लगी। सिद्धार्थ ने उसे हंसते हुए देखकर कहा, वैसे आप हंसते हुए काफ़ी क्यूट लगती हो। मीरा ने मुस्कुराते हुए थैंक यू कहा और थोड़ी देर के लिए वो लोग रुककर वहीं बातें करने लगे। फिर थोड़ी ही देर में दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। मीरा अपने घर आ गई और थोड़ी देर अपनी मम्मी के साथ बैठने के बाद वो प्रोजेक्ट के बारे में बात करने के लिए हवेली पर चली गई। मीरा जैसे ही जाने को हुई तभी गायत्री जी बोली, मीरा ये सब क्या है? तुम अब खुद के घर से ज़्यादा तो हवेली पर ही टाइम बिताने लगी हो। नहीं, मीरा ने ये बात सुनी तो पीछे मुड़कर देखा और कहा, नहीं मम्मी, ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस ये चाहती हूँ कि किसी भी तरह ये प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाए और मैं फ्री हो जाऊँ, ताकि मैं दूसरे प्रोजेक्ट के बारे में सोच सकूँ। गायत्री जी मुस्कुराकर मीरा को देखते हुए बोली, मुझे पता है बेटा, हम भले ही इस हवेली से निकल गए हैं, पर हमारे दिलों में से ये हवेली अभी तक नहीं निकली है। मीरा ने वापस आकर अपनी मम्मी को टाइट हग करते हुए कहा, हाँ मम्मी वो तो है। ठीक है मम्मी, मैं चलती हूँ, मुझे थोड़ा काम है। ठीक है जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना। गायत्री जी की इजाज़त मिलते ही मीरा खुशी खुशी हवेली पहुँच गई। उसने हवेली पहुँचते ही देखा अधिराज जी बाहर गार्डन में ही टहल रहे थे। मीरा ने चुपके से उनके पीछे से जाकर उनकी आंखों को बंद किया और पूछा, बताइए कौन? अधिराज जी ने हंसते हुए कहा, मुझे तो पता ही है, मेरी तो एक ही शरारती बेटी है जो ऐसा कर सकती है, और वो हो तुम। कहते हुए अधिराज जी ने मीरा के हाथों को पकड़कर अपनी आंखों पर से हटाया और फिर झट से पीछे मुड़कर देखने लगे। आपने पहचान लिया था क्या मुझे? मीरा के सवाल पर अधिराज जी ने कहा, अपनी बेटी को कौन भूलता है भला। ये सुनकर मीरा खुश हो गई। तो अधिराज जी हवेली के अंदर की ओर इशारा करते हुए बोले, चलो अंदर बैठते हैं। नहीं अंकल, मैं बैठने नहीं आई हूँ, काम करने के लिए आई हूँ। मैं पूरी हवेली का ब्यौरा लेकर आज एक प्रोजेक्ट तैयार करूँगी, जिससे मुझे आगे के काम के बारे में पता चल सके। ठीक है, फिर तुम अपना काम करो। ठीक है, अधिराज जी के हाँ कहते ही मीरा अंदर गई और बाकी के सदस्यों से मिलकर सीधे ऊपर की तरफ चली गई। सबसे पहले वो हवेली की छत पर गई और वहाँ के अकॉर्डिंग अपना डिज़ाइन रेडी करने लगी और साथ ही साथ उसका एस्टिमेशन कॉस्ट भी निकाल कर फाइल में रखने लगी। पूरी प्लानिंग होते ही मीरा ने वो सारा प्लान सिद्धार्थ को फॉरवर्ड किया और मैसेज में लिखा, इस प्लान के अकॉर्डिंग मटेरियल चाहिए। सिद्धार्थ ने मैसेज में ही ओके कहा और नेक्स्ट मैसेज करते हुए कहा, कोशिश करूँगा ये मटेरियल हमें जल्दी से जल्दी मिल जाए, तब तक तुम पूरी हवेली का डिज़ाइन लेकर मुझे भेज दो। मीरा ने भी मैसेज में ओके कहा और फिर फ़ोन पॉकेट में रखकर वहाँ से उठकर हवेली के पीछे की ओर जाने लगी। उसने पीछे से पूरे घर का डिज़ाइन बनाना चालू कर दिया। हवेली के पीछे की तरफ हरे भरे खेत थे, जिसमें अक्सर मोर घूमने आया करते थे। मीरा डिज़ाइन बनाने के बाद थोड़ी देर वहीं खड़ी होकर खेतों की ओर देख ही रही थी कि तभी आसमान में काले बादल घिराए, जिन्हें देखकर मोर वहां खेतों में आकर नाचने लगे। मीरा ने जब ये देखा तो वो ये सब देखकर बहुत ही खुश हो गई। उसने जल्दी से अपनी डिज़ाइन बुक बंद की और अपना सारा सामान समेटकर ऊपर वाले कमरे में रख दिया और पीछे की सीढ़ियों से होते हुए वो जल्दी से खेत खलिहानों में जा पहुंची। उसे देखकर सारे मोर इधर उधर भागने लगे, पर मीरा हंसते हुए उनके साथ खेले जा रही थी। देखते ही देखते वो भी मोरों के साथ काली घटाओं का आनंद लेने लगी। सभी मोर थोड़ी देर तक तो मीरा के डर से इधर उधर भाग रहे थे, पर फिर वो भी गरजते बादल को देखकर पंख फैलाकर नाचने लगे। मीरा ने नाचते हुए मोर के वीडियो बनाए और काले में घटाओं के भी थोड़ी देर बाद बारिश की बूंदाबांदी चालू हो गई। मीरा बारिश देखकर और भी ज़्यादा खुश हो गई
और हाथ फैलाए हुए ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला कर नाचने लगी। देखते ही देखते बारिश तेज़ हो गई। मीरा के मोबाइल पर वाटरप्रूफ कवर लगा हुआ था, इसलिए वो बारिश में भी अपने फ़ोन से इंस्टा रील्स बना रही थी। इधर जब दीप्ति को पता लगा कि मीरा ऊपर जाकर अपना काम कर रही है तो वो उसके लिए ऊपर चाय नाश्ता ले आई, पर उसने ऊपर आकर देखा तो उसे मीरा कहीं दिखाई नहीं दी। दीप्ति ने घबराकर बारिश में भीगते हुए आसपास नज़र दौड़ाई तो मीरा उसे खेतों में डांस करती हुई दिख गई। मीरा को देखकर दीप्ति की जान में जान आई। उसने मन में कहा, ये लड़की पूरी की पूरी पागल है, इसने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। मुझे लगा छत से पता नहीं कहाँ चली गई ये लड़की। खैर, कितनी प्यारी लग रही है बारिश में नहाते हुए, यह सोचते हुए दीप्ति अंदर गई और उसने सभी को मीरा के बारे में बता दिया। सभी ने मुस्कुराकर कहा, जाने दो, बच्ची है, खेल रही है, खेल लेने दो उसे पहली बारिश में। अधिराज जी ने गायत्री जी को भी फ़ोन करके मीरा के बारे में बता दिया ताकि वो मीरा की टेंशन ना लें। अधिराज जी के बताने पर गायत्री जी बोली, अरे भाई साहब, मैं क्या बताऊं आपको, बारिश के पीछे तो ये लड़की पूरी तरह से पागल है। इधर मीरा काफ़ी देर तक बारिश में भीगने में लगी हुई थी, क्योंकि अब बारिश काफ़ी तेज़ हो चुकी थी, इसलिए अब मीरा को ठंड लगने लगी तो उसने घर वापस जाना ही सही समझा। सबसे पहले वो हवेली के पास एक कोने में आकर खड़ी हो गई और सोचने लगी, अब मैं कहाँ जाऊँ, मेरे कपड़े तो पूरे ही गीले हो गए हैं। फिर उसने सोचा, कोई बात नहीं, मैं ऊपर जाकर दीप्ति भाभी से उनके कपड़े मांग लूँगी और फिर उन्हें कल वापस कर दूँगी। ये सोचकर वो जल्दी जल्दी ऊपर की तरफ भागी। वो ऊपर गई और थोड़ी देर के लिए वहीं झूले पर बैठ गई और बारिश को देखकर खुश होने लगी। थोड़ी देर ऐसे ही बैठे रहने के बाद मीरा झूले से उठी। जैसे ही वो पीछे मुड़ी तो उसका पैर फिसल गया और वो वहीं ज़ोर से गिरने ही वाली थी कि तभी उसका दुपट्टा झूले में अटक गया। उसे लगा कि शायद किसी ने उसे पकड़कर बचा लिया है, इसलिए उसने खुशी से पीछे मुड़कर देखा कि तभी झूले से दुपट्टा अपने आप निकल गया और वो ज़ोर से वहीं गिर गई। नीचे गिरते ही उसके मुंह से ज़ोर से आवाज़ निकली, आउच। मीरा अभी अपने दर्द को सहला ही रही थी कि तभी किसी की ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ आने लगी। मीरा ने उस ओर देखा तो वो चौंक कर ज़ोर से बोली, तुम? जब तुम यहाँ खड़े ही थे तो बचाया क्यों नहीं मुझे गिरने से? इस बात पर रुद्र और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और हंसते हुए ही बोला, गिरे हुए लोग ना ऐसे गिरते रहते हैं और मैं गिरे हुए लोगों से बात नहीं करता। मीरा को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आया और वो गुस्से में उठ ही रही थी कि फिर से उसका पैर फिसला और वो दोबारा से गिर गई। अब तो रुद्र और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। मीरा गुस्से में रुद्र को ही देख रही थी। उसे इस बात का कोई दुख नहीं था कि वो गिर गई, उसे दुख तो इस बात का था कि वो रुद्र के सामने गिर गई और उसके सामने उसका मजाक बन गया, वो भी एक बार नहीं दो दो बार। रुद्र ने जब मीरा को गुस्से में ऐसे देखा तो सीरियस होते हुए बोला, खैर अब तुम लड़कियों पे क्या ही हंसना, तुम होती ही ऐसी हो। वैसे मुझे कोई शौक़ नहीं था यहाँ आने का, वो तो पापा ने कहा तुम्हें ऊपर से बुलाकर लाने को, इसलिए चला आया। रुद्र की पूरी बात सुनकर भी मीरा ने कुछ नहीं कहा तो रुद्र को लगा कि शायद मीरा को ज़्यादा चोट लग गई है, इसलिए उसने आगे आकर अपना हाथ बढ़ाया और कहा, चलो। मीरा ने रुद्र के इस बदले हुए व्यवहार को देखकर शक भरी निगाहों से उसे देखा तो रुद्र बोला, इतना भी बुरा नहीं हूँ मैं कि गिरे हुए लोगों की मदद न कर सकूँ। मीरा को ये सुनकर गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने उठने के लिए रुद्र का हाथ पकड़ लिया। रुद्र उसे उठा ही रहा था कि मीरा ने चालाकी दिखाई और रुद्र को ज़ोर से अपनी ओर खींच लिया। रुद्र को कुछ समझ ही नहीं आया कि ये उसके साथ हुआ क्या। उसे खींचकर मीरा जल्दी से खड़ी हो गई। अब रुद्र ज़ोर से और दर्द से चिल्ला रहा था और मीरा झूले पर बैठकर ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। रुद्र ने गुस्से में मीरा की तरफ देखकर पूछा, ये क्या तरीका होता है किसी को गिराने का? मैं तो तुम्हारी हेल्प कर रहा था और तुमने मुझे ही गिरा दिया। धोखेबाज लड़की, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मीरा ने गुस्से में झूले से उठते हुए कहा, तो तुमने क्यों कहा कि मैं गिरी हुई लड़की हूँ? हाँ, मैं जानबूझकर तो नहीं गिरी थी ना, तुमने मेरा मजाक बनाया तो मैंने भी तुम्हें गिराकर तुम्हारा मजाक बना दिया, हिसाब बराबर। ये कहते हुए मीरा जाने लगी तो रुद्र ने गुस्से में ज़ोर से उसका हाथ खींचा और कहा, रुको, मुझे गिराकर ऐसे कहाँ जा रही हो तुम? अब तुम भी नहीं बचोगी। रुद्र के ज़ोर से हाथ खींचने से मीरा का बैलेंस बिगड़ा और वो भी सीधे जाकर रुद्र के ऊपर जा गिरी, जिस वजह से रुद्र दोबारा गिर गया। इस बार दोनों एक साथ ही ज़ोर से चिल्लाए, ये क्या किया तुमने? रुद्र ने गुस्से में बोला, एक तो भैंस की तरह मुझ पर गिर गई और मुझसे पूछ रही हो मैंने क्या किया? तो तुमने मुझे क्यों खींचा? मीरा के सवाल का बिना कोई जवाब दिए रुद्र ने खुद को संभाला और मीरा को अपने ऊपर से हटाते हुए खुद उठकर झूले में बैठ गया, पर उसके हाथ के ब्रेसलेट का एक हिस्सा मीरा के बालों के बक्कल में अटक गया। रुद्र ने ज़ोर से जब अपने हाथ को खींचा तो मीरा का बक्कल टूट गया और उसके बाल बुरी तरह बिगड़ गए। मीरा ज़ोर से चिल्लाई, आ
अब वो दोनों एक दूसरे में उलझ गए थे, पर इसी बीच ना जाने कैसे रुद्र की नज़र एक पल को मीरा के चेहरे पर ही ठहर गई। उसका भीगा हुआ चेहरा, ऊपर से उसके सुर्ख गुलाबी होंठ, उसके भीगे हुए गीले बाल। रुद्र ने उसे खुले बालों में देखा तो एक पल को बस देखता ही रह गया। मीरा ने जब उसे ऐसे खुद को घूरते हुए देखा तो वो बोली, ओ मिस्टर, जल्दी से उठो और मुझे जाने दो। रुद्र ने भी जल्दी से उस पर से अपनी नज़र हटाई और बोला, तो जाना चुड़ैल, तुझे रोका किसने है? और वैसे भी खुले बालों में तो तुम्हें देखकर कोई भी डर जाए। इस वक्त तो भूतनी भी तुम्हें देखकर शर्मा जाएगी। ये सब बातें रुद्र जानबूझकर बोल रहा था ताकि मीरा उसे देखकर उसकी चोरी ना पकड़ ले, और हुआ भी ऐसा ही। रुद्र की बात पर मीरा ने उठते हुए गुस्से में कहा, कभी खुद की शक्ल देखी आईने में? गधे भी तुमसे अच्छे लगते हैं। मुझे क्यों बोल रहे हो? और हाँ, हूँ मैं चुड़ैल, तुम्हें उससे क्या? अपने काम से काम रखो, समझे? कहते हुए मीरा गुस्से में वहाँ से चली गई। रुद्र को भी खुद के लिए गधा शब्द सुनकर गुस्सा आ गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई लड़की उसे गधा बोलकर जा सकती है। वो भी उठा और मीरा के पीछे जाने वाला ही था कि उसकी नज़र वहाँ रखे मीरा के सामान पर पड़ी। वो अपने मन में बोला, चलो हम गधे ही सही, अब देखो ये गधा क्या करता है। रुद्र जल्दी से डिज़ाइन बुक की तरफ गया और उसने सारे डिज़ाइन पेज फाड़कर बाहर बारिश में फेंक दिए और सोचने लगा, अब आएगा मज़ा। तुम्हें पता नहीं है मीरा खुराना, तुमने किससे पंगा लिया है चुड़ैल। ये सोचते हुए रुद्र गुस्से में अपने रूम की तरफ चला गया। उधर मीरा जल्दी से छुपते छुपाते दीप्ति के रूम में जा पहुंची। उसने देखा दीप्ति अपने बाल बना रही थी तो मीरा ने जल्दी से चिल्लाकर उससे कहा, भाभी मुझे आज के दिन के लिए अपने कपड़े दीजिए ना प्लीज़, मैं पूरी तरह से भीग गई हूँ, देखिए। दीप्ति ने मीरा को देखकर कहा, अरे अंदर आओ ना, वहाँ दरवाजे पर क्यों खड़ी हो? मीरा अंदर आई तो दीप्ति ने सबसे पहले उसे टॉवल दिया और कहा, ये लो, पहले अपने बालों को पोंछ लो। मीरा बालों को पोंछने लगी तो दीप्ति जाकर अपने कपड़ों में से मीरा के लायक कपड़े ढूंढने लगी, पर बहुत देर बाद भी उसे मीरा के लायक कपड़े नहीं मिले, क्योंकि मीरा दीप्ति से थोड़ी ज़्यादा हाइट की थी और दीप्ति पतली भी थी। दीप्ति ने थककर मीरा से कहा, मीरा तुम्हारे लायक तो मेरे पास कोई कपड़े नहीं है। कोई बात नहीं भाभी, आप अपनी साड़ी दे दीजिए, मैं वही पहन लूँगी। दीप्ति ने खुश होते हुए कहा, हाँ ये आइडिया सही रहेगा। दीप्ति ने जल्दी से लेटेस्ट फैशन वाली साड़ी और उससे मैचिंग ज्वेलरी मीरा को दे दी। बहुत बहुत शुक्रिया भाभी। मीरा को बाथरूम की ओर इशारा करते हुए दीप्ति ने कहा, तुम भी जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ, मैंने गर्मा गर्म भजिया बनवाए हैं। ठीक है, मीरा ने हाँ भाभी कहा और बाथरूम में कपड़े चेंज करने चली गई। दीप्ति अपने कपड़े समेटकर नीचे चली गई। थोड़ी देर बाद घर के बाकी सब सदस्य भी नाश्ते के लिए डाइनिंग एरिया में आ गए। बस मीरा और रुद्र अभी ऊपर ही थे। रुद्र तैयार होकर अपने कमरे से निकलकर जैसे ही नीचे जाने का हुआ, उसने देखा सामने पिंक साड़ी में मीरा दीप्ति के कमरे से निकल रही थी। उसे देखकर रुद्र के कदम वहीं के वहीं रुक गए। वह मीरा को गौर से देखने लगा। रुद्र की नज़र मीरा पर से हट ही नहीं रही थी। उसने मन ही मन में कहा, यह सिंपल लुक में भी कितनी सुंदर दिख रही है, और आज तो इस साड़ी में मार ही डालेगी। मीरा की हर एक चाल पर रुद्र मंद मंद मुस्कुरा रहा था कि तभी उसके फ़ोन की रिंगटोन से उसकी तंद्रा टूटी और उसने हड़बड़ाते हुए जल्दी से मीरा की तरफ से अपनी नज़रें फेर ली। मीरा ने फ़ोन की आवाज़ से रुद्र की तरफ देखा तो वो दूसरी तरफ मुंह घुमाकर फ़ोन पर बात कर रहा था। ये देखकर मीरा ने अपने मन में कहा, सड़ू कहीं का, ये नहीं कि एक नज़र यहाँ भी देख ले। खैर जाने दो। मीरा चुपचाप नीचे चली गई। नीचे आकर देखा तो वहाँ पर सिद्धार्थ बैठा हुआ था। सिद्धार्थ, तुम कब आए? मीरा ने कहा। मीरा की आवाज़ से सबने उसकी तरफ देखा तो सब मीरा को साड़ी में देखकर शॉक्ड हो गए, और सिद्धार्थ तो बस मीरा को देखता ही रह गया। वो उसे देखते ही उसके पास आया और उसके एक लट को धीरे से पीछे करते हुए बोला, तुम इस साड़ी में बहुत सुंदर लग रही हो। सच? मीरा ने मासूमियत से पूछा। तो सिद्धार्थ ने भी हंसते हुए कहा, 100% सच। थैंक यू कहते हुए मीरा सिद्धार्थ के गले से लग गई। सिद्धार्थ ने अलग होते हुए कहा, पहली बार किसी की तारीफ़ की है, थैंक यू सो मच सिद्धार्थ। सिद्धार्थ ने वेलकम कहा और धीरे से आगे बढ़कर मीरा की आंख से काजल का एक टुकड़ा उसके गालों पर लगाते हुए कहा, कहीं तुम्हें मेरी ही नज़र न लग जाए। मीरा ने खुश होते हुए कहा, नहीं लगेगी। इस्माइल करते हुए वो दोनों बाकी घरवालों की तरफ बढ़ गए तो बाकी घरवालों ने भी मीरा की जमकर तारीफ़ की। सभी खुश थे रुद्र के। सिद्धार्थ को मीरा के करीब देखकर ऊपर खड़े रुद्र ने गुस्से में ज़ोर से अपना हाथ दीवार पर दे मारा। रुद्र को ना जाने क्या हुआ और वो गुस्से में वापस अपने रूम में चला गया। वहाँ जाकर रुद्र गुस्से में इधर उधर घूमने लगा। ये सिद्धार्थ यहाँ क्या कर रहा है? उसे पता नहीं चलता क्या किसके घर कब जाना चाहिए?
और ये मीरा के आसपास कुछ ज़्यादा ही भटक रहा है। रुद्र गुस्से में बड़बड़ाते हुए बोल ही रहा था कि तभी वो चलते चलते अचानक रुक गया और फिर कुछ सोचते हुए बोला, एक मिनट, मैं ये सब क्यों सोच रहा हूँ? मुझे क्या लेना देना है उन दोनों से? वो दोनों कुछ भी करें, मुझे उससे क्या? और मुझे क्या करना है? वो 2 टके की लड़की किसी से भी बात करे, कोई भी उसके आगे पीछे घूमे, और ये सब मैं सोच ही क्यों रहा हूँ? खैर, अब पहले मुझे रिलैक्स होना पड़ेगा और इस मीरा को तो मेरी ज़िंदगी से दूर ही रखना होगा, क्योंकि वो और सिद्धार्थ मेरे दुश्मन हैं, बस दुश्मन। तभी पीछे से आवाज़ आई, थे तो सही, पहले से ही पता है, इसमें कौन सी नई बात है? कोई नई बात हो तो बताओ। किसी लड़की की आवाज़ सुनकर रुद्र ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ खड़ी मीरा उसे गुस्से से देख रही थी। रुद्र ने पहले उसे इस तरह से अपने सामने देखा तो एक पल को तो वो उसे देखता ही रह गया। फिर उसने खुद को संभालते हुए गुस्से में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रूम में मुझसे बिना पूछे आने की? मीरा भी गुस्से में बोली, शौक नहीं है मुझे तुम्हारे रूम में आने का। अंकल आंटी तुम्हें नीचे बुला रहे हैं नाश्ता करने के लिए। वो लोग परेशान ना हो इसलिए मैंने कहा कि मैं ही चली जाती हूँ तुम्हें बुलाने, पर तुम तो यहाँ दीवारों से बातें कर रहे हो। सुनकर अच्छा लगा। इस बात पर रुद्र ने मीरा के पास आकर कहा, मेरा रूम, मेरी दीवार, मेरी सोच, मेरा दिमाग, मेरा मुंह, मेरी ज़ुबान, मैं कुछ भी बोलूँ तुम्हें उससे क्या है? मैं अपनी मर्ज़ी का मालिक हूँ और मैं कुछ भी किसी के बारे में भी सोच सकता हूँ, समझी तुम? ओके तो मिस्टर थिंकर, आप एक काम करो, भजिया रहने दो, सोच से ही अपना पेट भर लो। ठीक है, वैसे भी नाश्ता भी तो तुम जैसे लोगों को देखकर शर्मा जाता होगा। किसकी प्लेट में आ गया हूँ सोचकर। मीरा को चुप कराते हुए रुद्र बोला, ये सब फालतू बातें बंद करो और निकलो यहाँ से। ये सुनकर मीरा को गुस्सा आ गया। वो गुस्से में बोली, ठीक है, मैं नीचे नाश्ता करने बैठी हूँ इसलिए तुम नहीं आ रहे हो ना, तो सुनो, मैं ही चली जाती हूँ। अब तो तुम जाकर नाश्ता कर लो। रुद्र कुछ बोलता उससे पहले ही मीरा गुस्से में नीचे चली गई। नीचे सबने मीरा को नाश्ता करने के लिए कहा तो उसने गुस्से में सबको ये कह दिया कि मम्मी को कुछ काम आ गया है तो मुझे जाना पड़ेगा। सबने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन फिर भी उसने ना कह दिया। तो सिद्धार्थ ने कहा, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ क्योंकि बारिश हो रही है तो तुम इतने में ही भीग जाओगी। इस पर मीरा ने कहा, नहीं, मैं चली जाऊँगी, वैसे भी मुझे बारिश में भीगना पसंद है तो इसलिए मैं चली जाऊंगी, आप लोग नाश्ता कीजिए। अधिराज जी ने कहा, ठीक है बेटा। सबने मीरा को बाय कहा और वो चुपचाप अपने घर चली गई। घर जाते जाते ही वो पूरी तरह भीग गई। उसने गायत्री जी को बाहर से ही आवाज़ लगाई, मम्मी, ओ मम्मी। गायत्री जी और राजवीर जी दोनों ही मीरा की आवाज़ सुनकर बाहर निकल आए। वो दोनों तो सबसे पहले मीरा को साड़ी में देखकर ही शॉक्ड हो गए। फिर गायत्री जी ने पूछा, बेटा ये साड़ी, और तुम तो पूरी तरह भीग गई हो। अरे मम्मी, मैं थोड़ा सा बारिश में नहाई थी ना, इसलिए कपड़े चेंज किए थे। दीप्ति भाभी के पास मेरे नाप के कपड़े ही नहीं थे तो उन्होंने मुझे अपनी साड़ी दे दी। इस बात पर राजवीर जी ने कहा, भीग चुकी हो, चलो कपड़े बदल लो। नहीं पापा, अब मैं वापस भीग ही गई हूँ तो थोड़ी देर अपने गार्डन में ही इंजॉय कर लेती हूँ। वैसे भी शाम के 7 बज रहे हैं, थोड़ी देर में मैं अंदर आ जाऊँगी। ये सुनकर गायत्री जी और राजवीर जी ने कहा, पागल हो तुम। मीरा ने हंसते हुए कहा, वैसे भी मैं तो बारिश के पीछे पागल हूँ ही, है ना पापा? आपको तो पता ही है, तुम्हें जो ठीक लगे वो करो। राजवीर जी ने कहा तो गायत्री जी बोली, आपने ही इसे इतना सर पर चढ़ा रखा है। राजवीर जी इस बात पर हंसने लगे और मीरा से बोले, बस जल्दी से घर में अंदर आ जाना। ठीक है पापा, कहकर मीरा गार्डन में चली गई और वहीं राजवीर जी गायत्री जी को लेकर घर में चले गए। मीरा चुपचाप जाकर झूले पर बैठ गई और रुद्र के बारे में सोचकर मन में बड़बड़ाने लगी। समझता क्या है वो खुद को, कुछ भी बोल देगा क्या? मुझे भी बोलना आता है पर मैं उससे कुछ बोल नहीं पाती हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मुझे फालतू कह दे। आखिर क्यों इतनी नफरत करता है वो मुझसे? मैं माफ़ नहीं करूँगी उसे और अब से उसके घर भी नहीं जाऊँगी। मुझे नहीं करना हवेली रिनोवेशन। भाड़ में जाए वो और भाड़ में जाए उसकी हवेली। टू बी कंटिन्यूड। दोस्तों, क्या मीरा अब हवेली का काम बीच में ही छोड़ देगी या रुद्र की बातों को नज़रअंदाज करते हुए अपने काम को अंजाम देगी? जानने के लिए देखते रहिएगा सिर्फ तुम।